नमस्कार। एजुटेक पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय का द्वितीय अध्याय मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में अध्ययन बिंदु में जाने से पहले ये ह्यूमन सिस्टम जो है या फिर मानव तंत्र है, इसके बारे में एक साधारण जानकारी जो हमारे पास होनी चाहिए वो क्या क्या है कि जैसे ये लाइन जो है इसके महत्व के बारे में बताएगी कि मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। कि जो मानव शरीर ये जो बना है वो विभिन्न जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाइयाँ हैं उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसमें उदाहरण हम लें पदार्थ का, जिस तरह पदार्थ एक छोटी सी इकाई से लेकर बड़ा बनता है। जैसे सबसे छोटी इकाई पदार्थ में क्या होती है? परमाणु। परमाणु के बाद में इसके मिलने से बन जाता है अणु, और अणु के बाद में फिर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। इसी प्रकार क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाइयों के आधार पर जो शरीर की रचना होती है उसमें सबसे पहले जो निर्माण होता है, जो आधारभूत जो इकाई होती है उसको कहते हैं कोशिका। ये जो कोशिका या सेल जो लिखा होता है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। फिर कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यूज। अब ऊतक कौन कौन से होते हैं? ऊतक तो उसमें कि समान कार्य करना, कार्य जो समान करने वाली कोशिकाएं हैं वो मिलके ऊतक का निर्माण करती है। फिर ऊतक या टिश्यू के बाद में जो ऑर्गन का निर्माण या अंग का निर्माण होता है उसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर किसी विशिष्ट कार्य को करते हैं, इसको कहते हैं अंग। अंग मिलकर इसका तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे ये विभिन्न प्रकार के तंत्र जो हम इधर देख रहे हैं पढ़ेंगे उसमें, तो ये विभिन्न अंगों के समन्वय से जो मिलकर जो बने हैं उसको कहते हैं तंत्र। और तंत्र के पूरी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ जब इकट्ठी होती है तो एक मानव शरीर का निर्माण होता है। तो मानव तंत्र में ये जो बिंदु है, विभिन्न प्रकार के तंत्र है, हमारे जो अध्ययन के बिंदु हैं वो ये इसमें शामिल है। तो पहला क्या है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन एवं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ब्लड एवं सर्कुलेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस एवं एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस एवं एंडोक्राइन सिस्टम जो है अभी हमारे ये कोर्स में नहीं है, अभी इसको नहीं पढ़ना है। बाकी के तंत्र हम क्लास वाइज प्रत्येक वीडियो में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम जो सिस्टम या फिर तंत्र जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप चित्र देखें कि ये जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कौन कौन से अंग है जो इससे समन्वय होकर पूरा पाचन तंत्र बनता है। तो सबसे पहले मुख, फिर इसके पीछे इसके मुख के अंदर भी दांत है, जीभ है, जो भी संरचनाएं वो है। उसके पीछे जो भाग है वो है ग्रास नली, और ग्रास नली और इनके बीच को जोड़ने वाला जो भाग है उसको कहते हैं ग्रसनी। फिर ये जो ग्रास नली है ये आमाशय में जाके खुलती है, जिसको स्टोमक भी कहते हैं। इसके बाद में ये जो संरचना है, इसके बाद में ये आमाशय है वो छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत जो ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी आंत है, जिसको कहते हैं शुद्धांत्र या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ दो बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी हुई होती है। एक तो होती है यकृत या फिर लीवर, और दूसरा अग्नाशय या पैंक्रियाज। ये दोनों एक कॉमन डक्ट या कॉमन जो वाहिनी होती है उसके द्वारा इस छोटी आंत से जुड़ी होती है। फिर ये छोटी आंत से जो भोजन जब पचित हो जाता है उसके बाद में अपचित जो भोजन होता है या अनअवशोषित भोजन होता है वो आगे बृहदान्त में जाता है और आगे बढ़ता हुआ फिर मलाशय में अस्थायी रूप से एकत्रित होता है। उसके बाद में मल द्वार से ये बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये पाचन तंत्र के पूरे जो अंग है
वो इसमें उसके समन्वय से इसका कार्य होता है। तो सबसे पहले समझें कि पाचन तंत्र एक परिभाषित कैसे करें। तो यह है कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। मतलब कि ये अंतर्ग्रहण मुख से लिया और मल द्वार से त्यागने तक की सारी जो क्रियाएं की है वो, और उसमें सम्मिलित सारे अंग और ग्रंथियां, उससे मिलकर जो एक तंत्र बना है उसको कहते हैं पाचन तंत्र। आ जाता है कि पाचन क्या होता है, पाचन या फिर डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि पादप है वो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और जंतु जो है वो पादपों के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। तो पादप के द्वारा जो निर्माण हुआ है पदार्थ, वो हालांकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब है, लेकिन वो जटिल रूप है, और जटिल रूप में जो शरीर है हमारा अवशोषण उनको नहीं कर सकता, इसलिए उनको सरल रूप में बांटा जाना जरूरी है, इसलिए पाचन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखो, जटिल भोज्य पदार्थों जैसे पोषक तत्व है को रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे, सरल एवं घुलनशील पदार्थ में बदलने को पाचन कहते हैं। तो पाचन तो इसको कहते हैं, और पाचन की जरूरत क्यों पड़ी आप समझ गए होंगे। फिर आ जाता है कि यहाँ से लेकर जो अंग ये जो बनता है इसको कहते हैं आहारनाल या पोषण नाल। इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। पोषण नाल क्यों कहते हैं कि ये पोषण पदार्थ इसके द्वारा मिलते हैं। तो सभी अंग कौन से, मुख से लेकर जितने भी अंग अभी हमने देखे हैं वो सारे अंग मिलकर इस पोषण नाल का निर्माण करते हैं। तो पोषण नाल का कार्य क्या है ये भी आता है हमारे एग्जाम्स में कभी कभी। तो पोषण नाल के कार्य में क्या है, एक तो आहार को जो है सरलीकृत करता है, ये भोजन है उसको सरलीकृत मतलब टूट कर तोड़ कर इसको जटिल से सरल बनाता है। दूसरा होता है पचित जो आहार है उसको, उसका अवशोषण होता है, पचने के बाद आंत द्वारा ही उसमें अवशोषण हो जाता है। आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, ये कार्य जो है इस आहार नाल का है। इस प्रकार फिर हम इसको अंग वाइज शुरू करेंगे कि इनके क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार कार्य विधि इनकी होती है, क्रियाएं क्या क्या हैं, और इसके साथ साथ ये जो अंग एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। मुख, ये जो मुख है, माउथ है, वो सबसे पहला ही अंग है जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो मुख जो है मुख गुहा में खुलता है, बक्कल कैविटी में खुलता है। तो ये मुख है, इसके अंदर एक गुहा नुमा आकृति है जिसको कहते हैं मुख गुहा। ये एक बाउल या फिर कहीं एक कटोरी नुमा आकृति होती है इसमें, जिसमें भोजन को चबाया और उसको भोजन को चबाकर और लसलसा बनाकर उसको आगे भेजा जाता है। तो मुख गुहा में क्या क्या आकृतियाँ होती है, तो सबसे पहले इसमें जाते हैं कि दांत, दो जबड़े होते हैं मुख में, जिसमें दो जबड़ों पर उसके सांचों में दांत स्थित होते हैं। तो इन सांचों को क्या कहते हैं, मसूड़ा, सांचों को कहते हैं मसूड़ा या फिर गम। और गम में मसूड़ों में जो दांत स्थित होने की स्थिति को क्या कहते हैं, थिकोडोंट या फिर गर्त दंती, क्योंकि गर्त में ये दांत स्थित होते हैं इसलिए इसको कहते हैं गर्त दंती भी कहते हैं या थिकोडोंट कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में ऐसे 16 दांत होते हैं और कुल 32 दांत होते हैं। और इसको ये जो सांचे हैं इसको मसूड़ा कहते हैं या फिर गम कहते हैं। एक और स्थिति आती है कि द्विबार दंती या डाइफाइडॉन्ट। तो मानव जो है वो डाइफाइडॉन्ट है या फिर द्विबार दंती है। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, एक बार स्थायी और एक बार अस्थायी और दूसरी बार स्थायी। तो इस स्थिति को द्विबार दंती या फिर डाइफाइडॉन्ट कहते हैं। ये दांत जो जबड़े में स्थित होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ये जबड़ा मान लिया कि इस प्रकार से होता है, ऐसे, इसको अगर हम ऐसे मान लें और 2 जबड़े में ऊपर का जबड़ा अगर ये हम ले लें और इसको आते और मान लें ऐसे, तो इसके ऊपर जो दांत स्थित होते हैं इस तरह से, एक तरफ जो इधर कुल दांत होंगे वो होंगे 8,
अब आते हैं इस पे अभी। तो कृंतक या इंसिजर, सबसे पहले जो आगे के दांत होते हैं उनको कहते हैं कृंतक या इंसिजर्स। कुल ये 4 प्रकार के दांत हैं जो अलग अलग काम करते हैं या कार्य करते हैं। विशिष्टीकरण है इनका कार्य का। तो इंसिजर्स में क्या है, सबसे आगे के दांत है, ये जो दांत है 2 आगे के, ये इंसिजर्स है और काटने व कुतरने के काम आते हैं। इनका कार्य क्या है, काटना और कुतरना। फिर छेनी के समान आकृति होती है इनकी, ये चपटे होते हैं और इस तरह से आकृति होती है इसकी, छेनी के समान ये जो इनकी आकृति होती है इस तरह से होती है। तो और प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं, ये 2 इधर है तो 2 इधर हो जाएंगे, इसलिए इसका कुल कितना हो गया, 4 दांत। फिर इसके पीछे की ओर रदनक या कैनाइंस कहते हैं, ये इसको कहा जाता है। ये क्या, कृंतक के पीछे, कृंतक यहाँ पे है, इसके पीछे की ओर ये क्या है, रदनक है। और रदनक की आकृति कैसी है, कील के समान ऐसी, काट, ये जो है कील की भांति नुकीले होती हैं। क्या काम आता है, चीरने और फाड़ने का कार्य होता है। इसलिए चीरने और फाड़ने के कार्य कारण रदनक जो है वो सबसे ज़्यादा कार्निवोरस कहेंगे या मांसाहारी जो जंतु होते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। फिर प्रत्येक जबड़े में ये 2 होंगे, एक इधर और 2 एक इधर, 2 हो गए। फिर अग्र चवर्णक या फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है इस रदनक के पीछे स्थित 2 दांत है, ये इसको कहते हैं अग्र चवर्णक। रत्न के पीछे भोजन चबाने में सहायक होते हैं ये, और ऊपर से चपटे होते हैं ये इस तरह से, ऐसे ये आकृति इस तरह से। और प्रत्येक जबड़े में ये 2 होते हैं, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए। चवर्णक या फिर मोलर, मोलर जो है इस अग्र चवर्णक के पीछे स्थित 3 दांत होते हैं जिसको डार्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, ऊपर से चपटे होते हैं ये, और भोजन चबाने और महीन करने में कार्य, ये ज़्यादा चपटे होते हैं और महीन करने का कार्य ये मोलर या फिर चवर्णक करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में ये 6 हो गए। तो कुल मिलाकर एक जबड़े में कितने हो गए, 16, और दोनों जबड़े मिलाकर कितने हो गए, 32। तो 32 दांत है वो एक जबड़े में होते हैं। तो ये होती है दांतों की या टंग। जेवा या जो टंग है वो क्या है, मुख में स्थित दोनों जबड़ों के बीच में एक लचीली मांसल संरचना होती है। ये मांसल या फिर कहिए कि ये मांस स्ट्रक्चर होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में होता है। तो देखो इसका और काम क्या है, भोजन को लार के साथ मिलाने और भोज्य पदार्थों को चबाने में सहायक होता है। वैसे तो ये बोलने में भी काम आता है, लेकिन बात हो रही है पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में क्या काम हो रहा है कि लार के साथ जो भोजन है उसको मिलाने में क्या है, जो जीवा है वो अपनी सहायक की भूमिका निभाती है, और दूसरे भोज्य पदार्थों को चबाने में, मतलब कि दांतों के नीचे उस भोज्य पदार्थ को लाने में जीभ या जीवा जो है वो सहायक की भूमिका निभाती है। इसके बाद में जो जबड़ा है इसके चारों ओर 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 तरह की, एक यहाँ कान के आगे और एक जबड़े के नीचे और एक जीभ के नीचे। तो 3 तरह की लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां, या इसको कहते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। कर्णपूर्व या पैरोटिड कहते हैं जो कान के आगे या फिर यहाँ स्थित होती हैं। दूसरा है अधोजम या सब मैंडिबुलर, जो जबड़े के नीचे यहाँ स्थित होती है, इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, और ये सब लिंगुअल जो अधोजीवा यानी कि जीभ के नीचे स्थित होती है। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में होती है। फिर आ जाता है कि ये जो लार ग्रंथियाँ क्या काम करती हैं, लार का स्रवण करती है, लार का स्रावण करती है, सिक्रेशन करती है लार का। तो लार में क्या होता है, एक तो तरल होता है सेरम, और उसमें क्या श्लेष्मा मिला होता है जिसके कारण वो लचीली होती है। फिर उसके साथ एक और होता है एंजाइम। एंजाइम कौन सा, इसको टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। इसका क्या काम है आगे इसमें आएगा। तो लार के कार्य में इसको हम देखेंगे कि क्या क्या कार्य है। एक तो भोजन को चिकना एवं घुलनशील बनाना, चिकना एवं घुलनशील बनाने का कार्य करता है। दूसरा लार का क्या काम है, आंशिक जो पाचन है वो
यहाँ से एक मुक्त गुहा में शुरू हो जाता है और वो लार के माध्यम से, लार में स्थित जो एंजाइम है टाइलिन या माइलेज एंजाइम है, वो पाचन शुरू कर देता है। तो क्या होता है, स्टार्च या ग्लाइकोजन जो होता है उसको माल्टेज में बदलने का कार्य ये एंजाइम करता है। फिर आ जाता है दांतों, मुख गुहा और जीभ। मुख में जो मुख गुहा में स्थित है, ये दांत है, जीभ है और खुद मुख गुहा, इसकी सफाई का कार्य भी लार जो है वो करती है। लार को कहा जाता है एंटीसेप्टिक भी है, ये बैक्टीरिया को मारने में भी काम आती है। तो इस तरह से लार का ये कार्य है। यहाँ से भोजन नसा और लुगदी के समान बनने के बाद में इसको कहा जाता है बोलस। भोजन को एक शब्द आएगा आपके सामने, बोलस। बोलस के रूप में भोजन आगे बढ़ता है। तो सामान्यतः कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बोलस किसको कहते हैं या बोलस क्या है। भोजन को महीन और लुगदी के समान बनाने की स्थिति को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि भोजन है बोलस के रूप में यहाँ से आगे गति करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ से बोलस के रूप में जब भोजन आगे बढ़ता है, यानी कि मुख गुहा से ग्रास नली की ओर भोजन को जब आगे निगला जाता है, तो उस समय आगे क्या क्या जो संरचना है वो कार्य करती हैं। तो सबसे पहले ग्रास नली और मुख गुहा को जोड़ने वाली एक गुहा और होती है जिसको कहते हैं ग्रसनी या फिर फेरिंग्स। ये ग्रसनी या फेरिंग्स यहाँ पर स्थित होती है। ये कीपाकार या आकृति होती है, जैसे यहाँ पर जो है ये नासा द्वार आके मिलता है, ये मुख गुहा आके मिलता है और यहाँ पे कंठ गुहा होता है, यहाँ ये एपिग्लोटिस है। यहाँ पर जो ये कुप्पीनुमा आकृति अब बनी है ऐसे, जहाँ से ये यहाँ पे ईसोफेगस हो गया, ग्रास नली, और ये जो बीच में जो गुहा रह गई है ये है ग्रसनी या फेरिंग्स कहते हैं इसको। ये फेरिंग्स है, ये रास्ता प्रदान करता है, यहाँ से जो भोजन आएगा जिसको निगला जाएगा वो ग्रास नली में ही जाए, ऐसी स्थिति आती है। इसको कहते हैं एपिग्लोटिस या फिर कहते हैं ये घाटी ढक्कन। ये घाटी ढक्कन जब भी हम बोलस भोजन या बोलस को निगलते हैं तो ये इसको बंद कर देता है, श्वास नली को बंद कर देता है। ये आगे जो श्वास नली आपको दिख रही है इसको बंद करके भोजन को ग्रास नली में जाने का रास्ता जो देता है वो एपिग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन देता है। तो इस प्रकार ये जो ग्रसनी है वह मुख गुहा और ग्रास नली के बीच में इसको जोड़ने का कार्य करती है और भोजन को मार्ग प्रदान करती है। तो श्वास लेते समय हमेशा आपने देखा होगा कि भोजन को निकलते समय हम सांस नहीं लेते हैं, भोजन को निगलते हैं, उसके बाद सांस शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय श्वास नली को एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन के द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है। जब कभी भी हम खाना खा रहे होते हैं या भोजन कर रहे होते हैं उस समय व्यक्ति को कम बोलना चाहिए या बोलना नहीं चाहिए की हिदायत दी जाती है। उसका कारण यह है कि जब कभी भी हम बोलते हैं और भोजन निकलने की स्थिति में होती है, यहाँ पे कोई भी भोजन का जो कण है वो होता है, अगर श्वास नली में चला जाता है तो वो उसके लिए घातक होता है। तो इस प्रकार ये सलाह दी जाती है। तो सबसे पहले ग्रसनी की बात करें, फेरिंग्स की, तो मुख गुहा के पिछले भाग में स्थित कुप्पीनुमा संरचना, ये संरचना है। फिर ये 3 भागों में विभक्त हैं। जैसे इधर से नासा द्वार का आ गया तो उसको नासा ग्रसनी कहते हैं, मुख से आए हुए उसको मुख ग्रसनी, और कंठ ग्रसनी कंठ के पास स्थित है। इस प्रकार ये इसके 3 भाग हैं और ये कुप्पीनुमा संरचना है। इसका कार्य क्या है कि भोजन जो बोलस के रूप में, बोलस यानी कि भोजन को चबाकर महीन किया हुआ और लार के साथ मिला हुआ लसलसा जो आकृति है उसको बोलस रूप कहते हैं। तो ग्रास नाल में जाने का रास्ता प्रदान ये ग्रास नली ग्रसनी करती है। इसके बाद में घाटी ढक्कन के बारे में आपने पढ़ लिया। ऊतकों का एक ऐसा पल्ला या फ्लैप होता है जो भोजन को निकलने के दौरान श्वास नली को बंद कर भोजन को ग्रास नाल में भेजने का कार्य करती है। उसके बाद में ग्रास नली या इसको कहते हैं ग्रसिका या फिर ईसोफेगस, ये क्या काम करता है कि मुख गुहा से अमाशय तक, ये मुख गुहा यहाँ जहाँ समाप्त हुई यहाँ से लेकर ये आमाशय यहाँ तक एक संक्रीय पेशीय नली का है। नली नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी ये, और इसकी जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है ये। फिर इसमें क्या है, भित्ति से श्लेष्मा का श्रावण होता है। श्लेष्मा यहाँ पे
या म्यूकस कहेंगे जिसको, उसका स्रावण होता है इसमें। उसका कार्य क्या है, जो भोजन को मार्ग में, भोजन के मार्ग को क्या चिकना बनाता है। भोजन जो आगे बढ़ेगा तो उसके लिए चिकनाई का काम करता है, ताकि बिना किसी खरोंच के भोजन आगे बढ़े, किसी शरीर के अंग को नुकसान पहुंचाए बिना। फिर एक और काम होता है इसमें, वो होता है कर्माकुंचन गति या पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में क्या होता है, मांसपेशियों की सिकुड़न एवं शिथिलन की कर्मिक गति। मांसपेशियाँ हैं भोजन को आगे बढ़ाने के लिए उसका कर्मिक गति करती है। जिस तरह से एलईडी लाइटें देखी होगी आपने, वो जलती है आगे, एक दूसरे से आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ये भी इस तरह से गति करती हुई इसको भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद में ये जो आमाशय है, ये भोजन को रासायनिक और भौतिक रूप से इसका पाचन शुरू हो जाता है। वो कैसे, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि जो आमाशय है वो जे आकार की संरचना है, ये इस तरह की, और ये 2 से 3 लीटर इसकी धारण क्षमता होती है। दोनों ओर से ये एक अवरोधन या फिर संवर्णी पेशियाँ, अवरोधन या फिर संवर्णी पेशियाँ, ये स्फिंक्टर्स कहते हैं। ये दोनों ओर से क्या होता है, ये वाल्व की तरह कार्य करता है। एक तरह से वाल्व होते हैं ये, जो एक बार भोजन प्रवेश करने के बाद में ये बंद हो जाते हैं और आगे भोजन जाने से ये रोकता है। और फिर इस प्रकार ये जो आमाशय है इसमें भोजन को, पाचन को अच्छी तरह से करने के लिए ये काम आता है। तो देखो, भोजन के पारगमन को नियंत्रण करता है ये स्फिंक्टर्स या फिर कहिए अवरोधन पेशियाँ। ये 2 तरफ, ऊपर की जो अवरोधन पेशी है इसको कहते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर या फिर लोअर इसोफेगियल इंस्पेक्टर, और दूसरा जो यहाँ पर है इसको कहते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर्स। ये जो आमाशय हैं इसके 3 भागों में इसको बांटा जाता है इस तरह से। ऊपर का भाग है उसको कहते हैं कार्डियक, और बीच का भाग है इसको कहते हैं फंडिस, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये फंडिस, और ये जो लास्ट का भाग है इसको कहते हैं जठर निर्गमी या फिर पाइलोरस। ये 3 भागों में विभक्त होता है। हालांकि इसका कोई भौतिक रूप से कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन ये बांटा गया होता है। फिर इसके आमाशय के 3 कार्य है, 3 प्रकार की ये जो स्राव करता है। क्या करता है, एक तो जो श्लेष्मा या म्यूकस होता है, श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा इसका श्रावण किया जाता है, और वो श्लेष्मा इसकी भित्ति के चारों ओर फैल जाता है। इसके फैलने का भी एक कारण है, वो आगे बढ़ेंगे हम। ये क्या होता है, आमाशय की आंतरिक भित्ति की सुरक्षा करता है। यह फैलने के बाद में आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है इसको, जैसे यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऑक्सीटिंग कोशिकाओं द्वारा इसका स्रावण होता है, तो फिर ये फिर HCl के द्वारा भोजन का पाचन होता है, और वो किसी भी आंत या अंग को हमारे गला सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए ये जो श्लेष्मा या म्यूकस है वो इससे हमारी सुरक्षा करता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि भोजन के पाचन में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मुख्य भूमिका निभाता है, वो मांस, जो मांसाहारी पशु मांस खाते हैं वो तक पच जाता है, तो फिर आमाशय क्यों नहीं पचता। उसका यही कारण है कि ये जो श्लेष्मा की झिल्ली इसके चारों ओर बनी होती है वो इस आमाशय की सुरक्षा करती है। आगे एंजाइम का श्रावण करता है, यहाँ पे कोशिकाएं होती है इसकी, तो 2 तरह के एंजाइम का श्रावण होता है। वो क्या है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और रेनिन है वो कैजीन को पैराकेजीन में। रेनिन जो एंजाइम है ये बच्चों में उत्पन्न होता है, ये दूध को पचाने में सहायक होता है। तो कैजीन जो है दूध का प्रोटीन है, इसको पैराकेजीन में, यानी कि इसके सरल रूप में इसको बदलते हैं, और प्रोटीन को पेप्टाइड में, पेप्टाइड जो है इस प्रोटीन का सरल रूप है। फिर एक और कार्य क्या है आमाशय का, वो है पेशीय संकुचन द्वारा भोजन को मंथना। ये मंथने का कार्य भी यहाँ पे करता है। तो रासायनिक और भौतिक दोनों रूप में यहाँ पे इस भोजन का पाचन होता है। और ये अब जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है अब क्या कहलाता है, ये काइम कहलाता है। और इसका जो वातावरण होता है वो होता है एसिडिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो अम्लीय वातावरण का निर्माण करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे जीवाणु का नष्ट होने के साथ साथ ये अम्लीय वातावरण का निर्माण करता है, जिसके कारण ये जो पेप्सिन है
अगर ये अम्लीय वातावरण नहीं होता तो ये पेप्सिन है प्रोटीन पर काम नहीं कर पाता। इसलिए प्रोटीन के काम भोजन पर करने के लिए अम्लीय वातावरण को निर्माण किया गया। इससे आगे जो ही आगे हम जाएंगे तो दूसरे वातावरण का निर्माण हो जाएगा। तो आमाशय जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण अम्लीय वातावरण जो इसमें उसमें पाचन होता है। अब आमाशय में भोजन पचने के बाद में, इसका आंशिक पाचन होने के बाद में छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है। यहाँ पर स्थितियाँ अलग हो जाती है। अलग कैसे होती है कि जैसे ही छोटी आंत में भोज्य पदार्थ आता है तो उसमें 3 तरह के स्रावण शुरू हो जाते हैं। यकृत रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस। यकृत रस जो ये है, यकृत लीवर जो है, इससे ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय से क्या होता है, पित्त जो रस है वो उसका स्रावण होकर ये कॉमन डक्ट से इसमें आता है। अग्नाशय का अग्नाशयी रस वो भी इसमें आता है, और जो आंत्र रस है उसका भी यहाँ पे इसकी भित्ति से स्रावण होता है। तो 3 तरह के रस जो उसके स्रावण होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पित्ताशय के द्वारा जो पित्त रस आता है वो जो यहाँ का वातावरण जो अम्लीय था उसको क्षारीय बना देता है। वातावरण का क्या बना देता है, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम बनाने में क्या होता है, इसका जो पीएच है वो 8 से 8.3 पीएच तक ये आ जाता है। इसका कारण ये है कि क्षारीय माध्यम में ही ये जो एंजाइम है वो काम कर पाते हैं। दूसरा जो वसा है, अब तक वसा का पाचन अभी तक कहीं नहीं हो पाया था। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन ज़्यादा हुआ था। अब वसा के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम जरूरी है। तो इसके लिए ये जो बाइल है या फिर पित्त रस है या पित्ताशय है, इसके द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है, वो इसके माध्यम को क्षारीय बना देता है। तो सबसे पहले आते हैं छोटी आंत में, क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसकी औसत जो लंबाई है वो 7 मीटर है। यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक है इसकी लंबाई वो 7 मीटर है। और भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है इसमें छोटी आंत में ही। इसके 3 भाग है छोटी आंत के। ग्रहणी या डुडोनम पहला है, इसको कहते हैं आंत का पहला और छोटा भाग है। ये यहाँ से लेकर छोटा सा ही है, ये जो यू आकार का दिख रहा है यही है ड्यूडोनम या फिर ग्रहणी कहते हैं इसको। और ये सबसे छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग है। छोटा है, महत्वपूर्ण है, और भोजन का सर्वाधिक पाचन इसी में होता है। तो इसमें इस ड्यूडोनम में ही जो अग्नाशयी रस है उसका स्रावण प्लस यकृत का और दूसरा आंत के आंतररस का, तीनों ही एक साथ इसमें। इस प्रकार ये पाचन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये जो अंग है वो है ड्यूडोनम या फिर ग्रहणी। ग्रहणी के बाद में अग्र शुद्रांत या जेजुनम कहते हैं इससे आगे के पार्ट को। तो वो छोटी आंत का मध्य भाग होता है, और इसमें पचित आहार जो होता है उसका अवशोषण होता है। वो आंत्र कोशिकाएँ या एंट्रोसाइट, आंत्र कोशिकाएँ या जो एंट्रोसाइट है वो इसका अवशोषण करती है। फिर शुद्रांत होती है इलियम, जो लास्ट में ये जो है अंतिम भाग है छोटी आंत का, वो बड़ी आंत में खुलता है, ये इसको इलियम कहते हैं। ये पोषक तत्व जैसे पीछे बच गए हैं जैसे विटामिन मिनरल, उसका अवशोषण ये इलियम करती है। इसमें इसके बाद में जो भोजन है ये अभी जो था काइल के रूप में भोजन था। पहले क्या था, यहाँ बोलस था, यहाँ काइम था, और यहाँ पे जो क्षारीय माध्यम जो बना था उसको कहते हैं काइल। काइल रूप में ये भोज्य पदार्थ आगे बढ़ता है। फिर भोज्य पदार्थ जब बड़ी आंत में आता है जिसको कहते हैं वर्धांत्र या बड़ी आंत्र या लार्ज इंटेस्टाइन। अपचित और अनावशोषित जो पदार्थ जो अवशोषित नहीं हो पाया और अपचित रह गया वो आगे फिर बड़ी आंत में आता है। उसमें से जो बड़ी आंत है वो जल और लवण का अवशोषण करती है। इसमें भी ये जो है 4 प्रकार में बांटा जाता है, लेकिन ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब भोजन आगे बढ़ता हुआ अस्थायी रूप से जो सेमी सॉलिड जो या फिर कहिए अर्ध ठोस जो रूप में मल के रूप में वो मलाशय में एकत्रित होता है अस्थायी रूप से, और नर्वस रिफ्लेक्शन एक्शन के कारण मल द्वार से इसका समय समय पर इसको बहिस्राव कर दिया जाता है। अब हम वापस आएंगे कि ये जो आंत्र है इसकी एक तो अग्नाशयी रस,
एक यकृत और दूसरा अंतररस। ये 3 प्रकार के रस हैं। इसमें से कौन कौन से एंजाइम है और क्या क्या उसके कार्य है वो देख। लीवर या फिर यकृत, ये लीवर या यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी मतलब ये जो अपना श्रावण जो है किसी नलिका में करती है, बिना नलिका के जो करती है वो अंतःस्रावी होती है। तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी है और भार के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग ये यकृत या लीवर है। इसका जो भार होता है वो होता है 1500 ग्राम। इसके द्वारा क्या श्रावण होता है? पित्तरस का। यकृत के द्वारा पित्तरस का श्रावण होता है और अस्थायी रूप से ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं या फिर गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये क्या कार्य करता है पित्तरस? ये माध्यम को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। क्षारीय माध्यम क्या होता है? 7 से ऊपर जो भी पीएच होता है वो क्षारीय हो जाता है। ये 7.8 से 8.3 तक ये पीएच को लेके जाता है और वसा का पायसीनीकरण करता है। पायसीनीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो वसा होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, गोलिकाओं में बदल देता है। इसमें वसा को गोलिकाओं में बदलने का जो फायदा या फिर लाभ है वो ये होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों तो क्षेत्र बढ़ने के से लाइपेज जो एंजाइम है आंतररस से जो या फिर अग्नाशयी रस का जो उसमें से लाइपेज एंजाइम निकलता है वो इस पर ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाता है और इसका पाचन कर पाता है। इसलिए पायसनीकरण जब तक नहीं हो पाता है तब तक वसा का जो है प्रभावी रूप से पाचन नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो वसा का पायसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन है वो बाइल द्वारा होता है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर पित्तरस या बाइल जूस में एंजाइम नहीं है, किंतु ये वसा के पाचन में। यकृत के बाद में जो सबसे बड़ा अंग है वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो है उसको पैंक्रियाज भी कहते हैं। ये यू आकार का एक अंग है जो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का अर्थ है कि अग्नाशय द्वारा अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह के स्रावण किए जाते हैं। तो अंतःस्रावण के रूप में हार्मोन का ये अंतःस्रावण करता है जिसमें ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं। इतना ही ध्यान रखना आपको कि ग्लूकागॉन इंसुलिन है वो ब्लड में शुगर का कंट्रोल करते हैं। फिर बाह्य श्रावण में अग्नाशयी जो रस आता है उसमें एंजाइम होते हैं, विभिन्न एंजाइम जो होते हैं उसका श्रवण होता है जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। तो इसके बाद में एंजाइम कौन कौन से हैं, उसके कार्य क्या क्या है ये पढ़ते हैं और पीछे रह जाएगा हमारा फिर आंतररस जो कि श्रवण होने से उसका क्या क्या काम है, एंजाइम कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो अग्नाशयी रस में जो एंजाइम होते हैं वो है 6 प्रकार के। ये है एमाइलेज। सबसे पहला एमाइलेज क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। बाकी ये सारे 3 के 3 ये प्रोटीन का ही है। ट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में, काइमोट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में और कार्बोऑक्सी पेप्टिडाइज है वो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में बदलना। लाइपेज जो एंजाइम है, लाइपेज जिसका बाइल की प्रेजेंट में एमल्सिफिकेशन हुआ था वो उसको वसा को जो है वसीय अम्ल और ग्लिसराइड इसमें बदल देता है। इसके बाद में न्यूक्लियोजेज होता है। ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए और जो आरएनए होते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। इस प्रकार ये जो एंजाइम है इन पर कार्य करता हुआ उनको सरल रूप में बदल देता है। आंतररस या इंटेस्टिनल जूस, यकृत और अग्नाशय रस के श्रवण के बाद में एक और रस का श्रवण जो आंत में होता है वो है आंतरीय रस या इंटेस्टिनल जूस। तो इसमें इंटेस्टिनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो उसका हम और उसका कार्य क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो माल्टेज जो है वो क्या काम करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। फिर लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इसी प्रकार सुक्रेज है सुक्रोज को ग्लूकोज में। लाइपेज है वो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसराइड में। और न्यूक्लियोजेज है वो न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लियोटाइड जो है दोनों को न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। इसी प्रकार डाईपेप्टाइडेज है वो डाईपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में सीधा बदल देता है। फॉस्फेटेज है वो इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन सार और राइबोज में बदल देता है।
इस प्रकार ये जो है आंतररस या कहिए कि एंजाइम्स जो है वो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उनको उनके जटिल अवस्थाओं से सरल अवस्थाओं की ओर में बदल देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र है और इस प्रकार हमने पूरा किया। इसमें और भी किसी तरह के क्वेश्चन या कोई रह गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे याद दिलाएं और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में इसको शेयर करके और सब्सक्रिप्शन इसको देके आप मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।